जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहने वाली है। आज की वीडियोस हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनेंगे वो हम सारे आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये क्लास +1 का भी ये टॉपिक है। इसकी वीडियोस मैंने आपके लिए HP TGT कमीशन की वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जिन्होंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी करना है, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, मैं आपको हर वीडियो पे अपने कमेंट करने को बोलता हूं और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो देख रहा था, आपने बहुत कम लोगों ने उस पर कमेंट किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से उस पर एक हार्ट वाला बटन रिएक्ट जरूर किया करो और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले वीडियोस में भी इसको अच्छे से डिस्कस किया था। एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले वीडियो में भी इसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसके हम लॉज पढ़ेंगे, जो कि हमारे 5 लॉ रहते हैं। उसका डेल्टन और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन हम इसमें नहीं पढ़ने वाले, उसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। इंपेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी भी जाए, क्योंकि बहुत इसमें लेंथी वाले टॉपिक भी है। तो जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका मैटर्स के बारे में। तो ये आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है उन सभी ने ये फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों मैंने अच्छे से आपको कंप्लीट करवाई थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर्स में क्या रहती है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये रहती है आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास 2 चीजें आती है, एक आते प्योर सब्सटेंस, ये भी हमने डिस्कस किए थे, और एक आते मिक्सचर, ये भी हमने डिस्कस किए थे। मिक्सचर में 2 चीजें होती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी आपका 2 चीजें होती है, एक एलिमेंट, जिसको हमने कंपेयर किया था दोस्तों किससे, एटम से। आई होप आप सभी को लर्न भी होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ये किया था। एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आज मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप उसको वीडियो को एक बार जरूर देख ले। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल को भी हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज एटम और व्हाट इज एलिमेंट और व्हाट इज कंपाउंड और व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारी चीजें करवा रखी है। तो नेक्स्ट आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। तो सॉलिड क्या रहता है आपका, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या रहती है, डेफिनेट रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड क्या रहता है, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और जिसका शेप, लिक्विड की शेप कभी भी डेफिनेट नहीं रहती। अगर जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पानी का गिलास है, जब हम इसके पानी को किसी जग में डाल देंगे तो आपकी पानी की शेप जग की तरह हो जाएगी। बकेट में डाल देंगे तो पानी की शेप बकेट की तरह हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन में रहती है। नेक्स्ट आपके पास गैस। गैस का ना कोई आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही कोई आपके पास डेफिनेट शेप है। तो ये सारी चीजें क्या आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीजें क्या आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, किसकी, मैटर की। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आई होप आप सभी को पता भी होगा, और इससे आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता। तो हम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया था मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं आपके पास, हिट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जिसके पास आपके पास जो कंपोजिशन रहती है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा था कि एक नमकीन आपने सभी ने जानते होंगे, नवरत्न एक नमकीन आता है। उसमें दोस्तों क्या होता है, आपके पास 9 प्रकार के क्या होते हैं, नमकीन उसमें होते हैं, ठीक है। उनका जो मिक्सचर होता है वो एक डेफिनेट नहीं होता। मतलब ऐसा तो है नहीं उसमें कि मान लो उसमें मूंग दाल है तो आपके पास 10 ग्राम मूंग दाल है, 20 ग्राम आपके पास मूंगफली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कई बार 4 दाने मूंगफली के दाल है, 2 दाने मूंगफली के दाल है, कोई जो उनका डेफिनेट मिक्सचर नहीं है, डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं।
नेक्स्ट आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या रहते हैं आपके पास? होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं अ मिक्सचर हैविंग दी सेम प्रोपोर्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे होमोजीनियस होना था, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन क्या रहती है आपके पास सेम रहती है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास? एयर इसका एग्जाम्पल है, मिल्क इसका एग्जाम्पल है। आपको पता है एयर पे आपके पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और अदर गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि 0.03% रहता है, नाइट्रोजन की भी कुछ परसेंटेज रहती है, ऑक्सीजन की भी एक डेफिनेट आपके पास परसेंटेज है। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन क्या है? सेम रहती है, चाहे एयर मेरे घर की एयर हो उसमें भी नाइट्रोजन उतना ही परसेंट होगा, चाहे आपके घर की एयर हो उसमें भी नाइट्रोजन उतना ही परसेंट हो सकता है कि क्या बोलते हैं आपके घर की एयर जो पॉल्यूटेड ज्यादा हो या मेरे घर की एयर पॉल्यूटेड ज्यादा हो, वो बात अलग है। पर जो एयर का एक मिक्सचर है कि नाइट्रोजन इतने परसेंट होता है एयर में और ऑक्सीजन में इतने परसेंट आपका ऑक्सीजन मिलता है, तो वो क्या एक सेम कंपोजिशन में, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये दोनों मिक्सचर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आज हम इनको ज्यादा डिटेल में नहीं करने वाले। अगर आपको फुली डिटेल में देखना हो तो कमीशन वाली वीडियोस में आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका नाम रहेगा आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मेरी पहली वीडियो है कमीशन के लिए, तो आप वहां जाके इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और मैंने ये वाले टॉपिक आपको पहले भी क्लियर करवा लिए है, तो आज हम इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। तो नेक्स्ट आपके पास प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या रहता है आपके पास? जिनकी मास और रेशियो क्या रहती है? फिक्स रहती है। जिनकी मास और रेशियो जो रहती है आपके पास वो क्या रहती है? इसके पास फिक्स रहती है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या बोलते हैं? हम प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो आपने यहाँ पे पीछे डायग्राम देखा था, प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक आपके पास एलिमेंट रहता है, एक आपके पास क्या रहता है? कंपाउंड रहता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं कंपैरिजन के साथ इसको डिफरेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, व्हाट इज एटम, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंडर, व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, तो हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटम्स को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एलिमेंट के साथ। एटम को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एलिमेंट के साथ। तो आपको बता दूं दोस्तों, एटम क्या रहते हैं? एक स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है हमारे पास किसी सब्सटेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन एक प्रकार से क्या है आपके पास? एटम है। ऑक्सीजन हो गया, ये भी एक प्रकार से क्या है? एटम है। आपके पास क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारी चीजें क्या आपके पास? एटम है, क्योंकि ये क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें क्या आपके पास? एटम है। और एलिमेंट क्या रहते हैं? जो एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी एक ही एलिमेंट, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हो। ध्यान से सुना दोस्तों, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। किससे बने हो? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये सेम जो जितने भी आपके पास एटम है, एटम भी क्या है? ये अपने में अकेला है, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है? अपने में अकेला है, ऑक्सीजन भी अपने में क्या है? अकेला है। तो ये एक ही टाइप से बने हैं। तो ये जितने भी आपके पास नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे क्या आपके पास? एलिमेंट है। मतलब ऑल दी एटम्स आर आल्सो अ एलिमेंट। मतलब जितने भी एटम है आपके पास वो सारे क्या? एलिमेंट है। बट दोस्तों ऑल दी एलिमेंट्स आर, ये याद रखना, ऑल दी एलिमेंट आर नॉट अ एटम। मतलब जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो एटम नहीं है, पर जितने भी एटम है आपके पास वो एलिमेंट है। इसका एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों, ध्यान से इस एग्जांपल को सुनना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास ऑक्सीजन का, O2 गैस का। तो जो आपके पास ऑक्सीजन है दोस्तों, वो भी क्या है? किस किस से बना? आपके पास एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करें तो क्या बन रहा है? आपके पास ऑक्सीजन बन रहा है। मतलब ये भी तो दोस्तों किस से बना है? एक ही पार्टिकल से बना है, ऑक्सीजन ही पार्टिकल से बना है। ऐसा तो नहीं है इसमें कि नाइट्रोजन पड़ा है, ऐसा भी नहीं है इसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम कुछ भी और चीज पड़ी है। तो दोस्तों जो आपके पास ऑक्सीजन है वो भी क्या है? एक ही पार्टिकल से बना है। तो जो O2 बना आपके पास वो भी क्या है? आपस में एक क्या है आपके पास? एलिमेंट है। O2 भी क्या है? एक प्रकार से आपके पास एलिमेंट है।
ध्यान से सुनना दोस्तों, O2 भी क्या आपके पास एलिमेंट है, मतलब ऑल दी एलिमेंट्स, यहाँ पे ऑल दी एलिमेंट्स मतलब O2 आपके पास एटम नहीं हो सकता, O2 आपके पास एटम नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी कि ऑल दी एलिमेंट्स आर नॉट एटम, मतलब सारे एलिमेंट एटम नहीं हो सकते, पर सारे एटम जो है आपके पास वो क्या एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट क्या एक ही चीज से बना, तो सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाँ आपने देखा भी होगा पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके पास एटम प्रेजेंट उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एलिमेंट, क्योंकि वो एलिमेंट भी क्या अपने में एक सिंगल टाइप है, ओनली वन टाइप से बना है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, इसलिए ऑल द एटम्स आर आल्सो अ एलिमेंट, बट ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट अ एटम। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, जैसे O2 गैस है तो ये एलिमेंट, पर एलिमेंट नहीं, एटम नहीं है, ये O2 एटम नहीं है, O2 क्या है, एक प्रकार से मॉलिक्यूल है, O2 एटम नहीं है। O2 एटम क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजों से बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बना है, तो O2 क्या है, इसका अगर एटम पूछे तो O2 में एटम क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन अकेला होता तो एटम होता वो, पर जब O2 आपस में कंबाइन कर रहे तो ये एटम नहीं है, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से क्या है, एलिमेंट है, O2 क्या है, एलिमेंट है। तो इसीलिए ये कंफ्यूज हमें रहते हैं कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। तो आपको एक लाइन हमेशा याद रखनी कि ऑल दी एलिमेंट्स आर नॉट अ एटम, मतलब सारे एलिमेंट जो है आपके पास एटम नहीं है, पर ऑल दी एटम्स आर आल्सो एलिमेंट, मतलब जितने भी आपके पास एटम है वो क्या है, एलिमेंट है। वैसे हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, वैसे हम सेम कंपैरिजन पढ़ेंगे कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है दोस्तों, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एटम, व्हाट इज कंपाउंड और व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो एटम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखना, आपको आज पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करवाए जाएंगे, बस हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। तो आपको बता दूं इसमें भी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑल दी कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। पहले आपको बता दूं मॉलिक्यूल्स होते क्या है। मॉलिक्यूल इज, डेफिनेशन लिख देता हूं, टू और मोर एटम, टू और मोर एटम टूगेदर, टू और मोर एटम टूगेदर, मतलब जब दो और दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करे उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। बट कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड की डेफिनेशन अलग होती है। कंपाउंड होता है टू और मोर एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स प्रोपोर्शन, टू और दोस्तों एक और लाइन इसमें याद कर रखना, टू डिसिमिलर, टू और मोर डिसिमिलर एलिमेंट आर combined in a fixed proportion, मतलब दो डिफरेंट डिसिमिलर एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या रहेंगे आपके पास, कंपाउंड रहेंगे। मॉलिक्यूल क्या कि दो कोई से भी कंपाउंड आपस में कंबाइन करे तो वो क्या आपके पास मॉलिक्यूल है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल आपको दूंगा, ध्यान से इस एग्जांपल को देखना, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल है आपका कि आपके पास O2, एक एग्जांपल लूंगा मैं आपके पास O2, एक एग्जांपल लूंगा H2, ठीक है, और साथ में मैं एक एग्जांपल लूंगा HCl। तो यहां पे क्या है दोस्तों, O2 क्या आपके पास दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे, दो एटम आपस में क्या कर रहे, कंबाइन कर रहे, मतलब ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, मॉलिक्यूल हुआ आपके पास, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, ये क्या हुआ आपके पास, मॉलिक्यूल। मतलब सब मॉलिक्यूल्स आर आल्सो एलिमेंट, कुछ ऐसे O2 क्या एलिमेंट भी था, पर O2 क्या आपके पास मॉलिक्यूल भी है। H2 भी दोस्तों किस से बना है, H+ से बना, मतलब दो एटम क्या कर रहे हैं आपस में कंबाइन कर रहे, तो ये भी क्या आपके पास मॉलिक्यूल है, ये भी क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स है। HCl आपके पास दो एटम है, एक H का एटम है और एक Cl का एटम है, तो ये भी आपस में कंबाइन कर रहे, तो ये भी क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स है। तो ऑल दी, और कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, कंपाउंड होते हैं कि कंपाउंड क्या रहता है आपके पास, कंपाउंड रहते हैं कि दो डिसिमिलर एटम। अब डिसिमिलर एटम की बात की, अब यहाँ पे O2 है आपके पास, तो दोस्तों यहाँ पे एटम क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट थोड़ी है, सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके मिल रहा है, तो ये क्या आपके पास कंपाउंड नहीं हुआ। कंपाउंड क्या होता है, जो डिसिमिलर एटम आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास HCl का लेता हूं मैं, HCl का एक H वाला एटम है और एक क्या आपका क्लोरीन एटम, मतलब दोनों एटम क्या है, डिसिमिलर है, दोनों एटम क्या है, अलग अलग है।
तो ऐसे दो अलग अलग एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। तो वही एक लाइन यहाँ पे एक और ऐड होती है, इस लाइन को दोस्तों लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो भी रहने वाली है। तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी कंपाउंड्स है वो क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी आपके पास कंपाउंड थे, देखो आपके पास कंपाउंड जितने भी थे वो सारे क्या मॉलिक्यूल है। कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिसिमिलर एटम होते हैं, मतलब HCl क्या है कंपाउंड एक प्रकार से, NaOH हो गया आपका कंपाउंड है, MgCl2 हो गया, क्योंकि सारे दोस्तों जितने भी एटम ये क्या है डिसिमिलर है, पर ये साथ में क्या है मॉलिक्यूल्स भी है। मॉलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, H और Cl आपस में कंबाइन करें ना, दो एटम आपस में जब भी कंबाइन करेंगे वो क्या होंगे मॉलिक्यूल होंगे। पर कंपाउंड क्या आते हैं, जो दो एटम आपस में अलग अलग दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, तो यही इसमें डिफरेंस रहता है। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई यहाँ पे, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी कंपाउंड्स आपके पास वो क्या है मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वो सारे क्या कर रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग कंबाइन कर रहा हो चाहे एक साथ कंबाइन कर रहा हो। बट यहाँ पे एक और लाइन एक और ऐड होती, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं, क्यों नहीं है दोस्तों जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम ऑक्सीजन का, O2 आपस में क्या एक प्रकार से मॉलिक्यूल्स है, O2 क्या है मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि दो एटम कंबाइन करे, दो कोई से भी एटम चाहे वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे वो क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो O2 क्या आपके पास मॉलिक्यूल है, पर O2 आपके पास कंपाउंड नहीं है। O2 आपके पास कंपाउंड नहीं है, क्यों कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि कंपाउंड क्या होते हैं जो डिसिमिलर एटम आपस में कंबाइन करने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है सिमिलर एटम है, तो ये कंपाउंड नहीं हुआ। इसलिए बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स क्या है कंपाउंड नहीं हो सकते। बट जो आपके एक और लाइन आपको यहीं ऐड कर देता हूं, बट सम मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या रह सकते हैं आपके पास एलिमेंट भी रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल O2 का ही, एलिमेंट क्या होते हैं जो आपके पास एक ही चीज से बने हो, तो सम मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट। अब O2 क्या आपके पास एलिमेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन से बन के मिलके बना है, तो ये O2 क्या आपके पास एलिमेंट हो सकता है। तो यही आपके पास एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड और आपके पास एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड और एलिमेंट आपके पास डिस्कस मैंने किए। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा तो जल्दी से दोस्तों जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एटम और मॉलिक्यूल मैंने लिख रखा है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जल्दी से अगर आपको ये पता चल गया तो जल्दी से हमारे चैनल को क्या करें दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लॉज पढ़ने वाले हैं। हमारे पास कितने लॉ दोस्तों 5 लॉ है, तो इन लॉ से वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आता आपको एचपी टैट में, जल्दी जल्दी हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला लॉ आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो दिया आपके पास एंटोनी लेविसर ने, एंटोनी LAVOISIER, एंटोनी लेविसर ने दे रखा है, जिसको हम मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, सॉरी दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम इसको बोलते हैं। तो एंटोनी लेविसर ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो रहता है। तो सिंपल सा लॉ है दोस्तों, जितने रिएक्टेंट अगर आपने 100 ग्राम ले रखा है तो प्रोडक्ट भी आपके पास कितना बनता है 100 ग्राम ही बनेगा। जैसे आप 92.6 प्लस 7.4 को प्लस करेंगे तो 6 4 10 7 2 9 1 10 9 1 10, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा आपके पास 100 ग्राम ही बनेगा। तो यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था कि जितना आपका रिएक्टेंट है उतना ही आपके पास क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना वो क्रिएटेड हो रहा है ना ही वो क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यही लॉ रहता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ये लॉज किसने दे रखे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दे रखा है आपका जोसेफ प्राउस्ट ने, और ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या दे रखा है, जोसेफ प्राउस्ट ने दे रखा है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है आपका गला खराब है दोस्तों आज, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट।
तो इसको एग्जांपल के साथ ही हम पढ़ेंगे कि CO2, मान लो C प्लस O2 आपस में कंबाइन होकर CO2 बन रहे, और Ca प्लस CO3 को जब हम तोड़ रहे तो CaO प्लस CO2 बन रहा है। तो जल्दी से दोस्तों मेरे को ये बताओ कि C प्लस O2 किसका एग्जाम्पल है, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है C प्लस O2? ये कॉम्बिनेशन का है या डिस्प्लेसमेंट का है या आपका डिकम्पोज रिएक्शन का है? और ये वाला किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोज का है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता ही रहूंगा जो जब तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ये C+O2 वाला कौन सी आपका कौन सी केमिकल इक्वेशन है और ये कौन सी केमिकल इक्वेशन है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो आपको बता दूं दोनों में दोस्तों CO2 बन रहा है, यहां भी CO2 बन रहा है और आपका यहां भी क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो जब भी CO2 बनेगा तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या करता है, ये आपके पास कंबाइन कर रहा है। जैसे CO2 बना तो कार्बन का मास कितना रहता है दोस्तों 12, और एक ऑक्सीजन का मास कितना रहता है 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 है, तो कितना बन जाएगा 32। तो हमेशा जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे 12:32, तो ये काट के कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, मतलब 3:8 में। जब भी आपके पास जब भी CO2, मेरे घर का CO2 हो चाहे आपके घर का CO2 हो चाहे हमारे को केमिकल इक्वेशन से CO2 मिला हो, वो हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करेगा, 3:8 में ही कंबाइन करेगा। यही आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इतना इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है, किसने दे रखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको याद कर लेना आप, जॉन डेल्टन ने दे रखा था। क्या ये आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इतना आपके लिए एचपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस आपका बढ़ता ही जाएगा, हम जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ज्यादा नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका हाइड्रोजन, देखो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 ग्राम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है 2 ग्राम है, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या आपके पास 2 ग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, एक ही ऑक्सीजन था, मतलब H2 प्लस O कंबाइन करे तो क्या बन रहा था H2O बन रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन रहा है आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है, H2O2 आपके पास ये बन रहा है। जो आपके पास ऑक्सीजन रहता है यहाँ पे कितना 16 ग्राम, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वहां पे कितने 2 ऑक्सीजन थे, तो इनका वेट कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे 16/32 तो 1:2 आ जाएगी। तो जब भी आपके पास ये कंबाइन मिलेंगे तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन मिलेंगे। तो यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है व्हेन, ये लॉ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता आपको। नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका एवोगैड्रो लॉ। इट सेज दैट व्हेन अ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। ये दोस्तों ये लॉ किसके लिए होता है, पहले गैसेस के लिए होता है, ये आप हमेशा याद रखना। एवोगैड्रो लॉ किसके लिए रहता है आपका, गैसेस के लिए रहता है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो एवोगैड्रो लॉ किसके लिए आपका, गैसेस के लिए है। तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, नंबर ऑफ मोल्स के इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो यही आपके पास एवोगैड्रो लॉ है। तो 5 लॉ हमने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रहती है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दे रखी है, जॉन डाल्टन ने दे रखी है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, इसको मैं कंपैरिजन आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से ही कंपैरिजन करूंगा। तो इसके दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल बना देता हूं क्योंकि कंपैरिजन से आपको जल्दी समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस था व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। यहाँ मैं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखूंगा, यहाँ आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी लिखूंगा। तो डाल्टन ने बोला था कि जो आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या आपके पास एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल है क्या है आपके पास एटम है। वही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एटम के भी आगे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के भी आगे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि रहते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने आपको जल्दी से ये फाइंड आउट करने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक थंब जरूर रिएक्ट करें
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता। तो ये बात मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी बोली गई थी। एक और बात इसमें दोस्तों कि ऑल एटम्स हैव गिवन एलिमेंट, ऑल एटम्स हैव गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जितने भी एटम है उनकी एलिमेंट, जितने भी एटम्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। बट नहीं दोस्तों, यहां पे एक कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोलता कि जरूरी नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या रहे, सेम रहे। जैसे आपके इसमें आ जाते हैं आइसोटोप्स, एक आ जाता है आपके पास आइसोबार्स और एक आ जाता है आपके पास आइसोटोन्स। जैसे मान लो आपके पास आइसोटोप्स है, ठीक है, आइसोटोप्स हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, आपने पढ़ रखे होंगे 1, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। तो जरूरी नहीं, देखो दोस्तों, आपको तो पता था कि हाइड्रोजन ट्रिटियम होता है, वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम था, उसको हम यूज कहाँ करते थे, हम हैवी वाटर में यूज करते थे। मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या है तो ये हाइड्रोजन ही तीनों, बट इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो ये बात किसने बोली थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बोली थी। बट वही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि जितने भी एटम है, एक प्रकार के एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, मॉडर्न ने इसको चेंज करके बता दिया था कि आपके पास जो एटम है उनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। वैसे आपके पास आइसोबार्स है, कैल्शियम हो गया, जैसे कैल्शियम और आर्गन के आर्गन, सॉरी दोस्तों एजी लिख दिया मैंने, कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन आपका सबका एटॉमिक मास क्या रहता है, 40 रहता है। एटॉमिक नंबर दोनों का क्या रहता है दोस्तों, डिफरेंट रहता है। वैसे आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टी सबकी क्या रहती है, कैल्शियम और आर्गन की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अलग रहती है। तो ये डाल्टन ने बोला था कि अगर एक प्रकार के आपके पास एटम है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट मॉडर्न ने क्या बोला आपके पास कि एक प्रकार के एटम की प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। वही डिस्कवर हमारे पास आइसोटोप्स और आइसोबार और आइसोटोन्स हुए थे। तो यही आपके पास मेनली मेन जो डिफरेंस था, यही डिफरेंस था डाल्टन और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। नेक्स्ट आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो ये मैंने आपको यही एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ एचपी टैट के लिए रहे हैं। जो भी एचपी टैट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ आपको बर्डन डाल दूं और आप इतना सब लर्न कर ले फिर आप कंफ्यूज हो जाए। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करवाया जाएगा, जितना आपको सफिशिएंट रहेगा उतना ही आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एएमयू। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या रहती है आपके पास सॉरी दोस्तों, गला खराब होने की वजह से बीच बीच में दिक्कत आ जाती है, तो सॉरी। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास क्या यूनिट क्या रहती है, जब भी हम किसी कार्बन को 12 भागों में बांटते हैं और उसका एक भाग बटे 12 कर देते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने समझाया भी था कि ए मान लो ये कार्बन का एटम है, इसको हमने 12 भाग में बांट दिया। कितने हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है दोस्तों। तो इस एक कार्बन को क्या कर दिया हमने, 12 भाग में बांट दिया। तो हमने क्या कर दिया, ये वाला पोर्शन इसका उठा दिया। मान लो ये वाला जो भाग था ये हमने उठा दिया, तो ये वाला भाग उठा के हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन कितने भाग इसके टोटल 12, 1/12 कर दिया। तो उसके क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो इतना इसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम एटॉमिक मास यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि किसी एटम के अंदर क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 6 ही उसमें क्या रहते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको बता दूं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड नहीं करते एटॉमिक मास यूनिट के लिए। इलेक्ट्रॉन का मास यूनिट इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते दोस्तों, तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि किसी बट नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 180-37 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है, 1837 टाइम्स छोटा होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये भी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके पास मास रहता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है, 9.1 इंटू 10 की पावर कितनी रहती है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तो जल्दी से इसका मास के बारे में बताओ। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट रहता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास रहता है आपके पास
स्लाइड छोटी कर लो। तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको मैंने निकालना बता दिया था, तो जल्दी से हम इसका करेंगे। जैसे आपको मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिन बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल के दे कि मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है आपके पास मीथेन का। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो कार्बन का मास कितना रहता है आपका 12, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो कितने हाइड्रोजन लगे 4 लगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो कितना आ गया 4, तो 12 + 4 कितना रहेगा 16 इसका रहेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। इसका भी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे, बार बार नहीं आपको करवाऊंगा, ये भी मैंने आपको करवा रखा है मॉलिक्यूलर मास। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने जनरल आइडिया दे दिया था, तो इतना हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि एचपी टैट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम आपको यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या रहता है आपके पास, मोल कॉन्सेप्ट रहते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट। तो 1 मोल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 मोल की वैल्यू कितनी रहती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यहाँ पे दोस्तों याद रखना पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकते हैं आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आपके आयंस भी हो सकते हैं, और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना आपने कि एटम्स क्या क्या होते हैं आपके पास, पार्टिकल क्या क्या होते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल भी रखते हैं। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवरोगैद्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इससे ही आपने इतना लर्न करना है। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया पीछे स्लाइड में, कि जो आपके पास 1 AMU की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है। तो 1 AMU की वैल्यू रहती है आपके पास जितना आपके पास मास रहता है किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना रहता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और इसको दोस्तों केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने ये तक बता रखा आपको कि केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, आज भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, पर आज हम बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे इस पे ज्यादा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम वही इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कमीशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्या आ जाता है आपके पास न्यूमेरिकल आता है, और जिन बच्चों ने कमीशन की तैयारी करनी है वो आप मेरी कमीशन वाली वीडियोस देख सकते हैं जो कि केमिस्ट्री के लिए स्पेशल आपके लिए बनाई गई है। तो वहां जाके आपको न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाए गए हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी वहां पे क्लियर करवाया गया है। तो ये भी आपको पता, ये भी आपके लिए एचपी टैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको जनरली आइडिया होना चाहिए कि 1 मोल, जब हम 1 मोल लेते हैं, 1 मोल किस में लेते हैं दोस्तों, जब हम 1 मोल लेते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में। तो किस 1 मोल जब भी हम वॉल्यूम में लेते हैं सॉरी दोस्तों, जब भी 1 मोल वॉल्यूम में रहते तो 22.4 लीटर लेते हैं। तो जब भी आपने दोस्तों यहाँ पे आपको डायग्राम बता दूं, जिन बच्चों ने ये डायग्राम पढ़ना है तो जल्दी से बता दूं आपको ये डायग्राम क्या है। 1 मोल को जब हम कन्वर्ट करना हो किसी मास में, 1 मोल के क्या बनाने हो, मास बनाने हो, तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा हमारे को उसके मोलर मास से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। और जब मास के हमने 1 मोल बनाने हो, मास के जब हमने मोल बनाने हो तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। वहीं सेम यहाँ पे जब मोल के हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एवरोगैद्रो कांस्टेंट से। और एवरोगैद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, जल्दी से दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब मोल के जब भी आपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे एवरोगैद्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल के जब आपको मोल निकालने तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको एवरोगैद्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि रहता है 6.022 इंटू 10⁻23। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल आपके लिए रखा है मैंने, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जल्दी से दोस्तों, जिन बच्चों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ जाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यहाँ पे वैसे आंसर दे रखा है, पर आप खुद सॉल्व करो, आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में आप क्या करते हैं, आपको आता तो सब कुछ है पर वहां पे जब आप करने लगोगे तो वहां आपके पास आंसर नहीं निकलेगा। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं
एक बार वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया करो, क्योंकि आपको एग्जाम में उतनी ही प्रैक्टिस होगी। न्यूमेरिकल इतने नहीं आते, पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए केमिस्ट्री में। मेरा यही टारगेट रहता है कि जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए, एक भी आपका नंबर नहीं कटे केमिस्ट्री में। तो ये मेरा टारगेट है। तो आप जल्दी से न्यूमेरिकल तक नहीं छोड़ने हैं, हमने कुछ नहीं छोड़ना है, आपको पूरे नंबर लेने हैं केमिस्ट्री में 30 आउट ऑफ 30। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है इसका, जल्दी से मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालूं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास आपके पास फॉर्मूला रहता है। तो मास ऑफ एटम, गिवन मास आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, तो कितना दे रखा है 7.85। और आयोडीन नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे आयरन का मास, तो आयरन का मास कितना रहता है आपके पास। पहले तो आपको आयरन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लो। जिन बच्चों ने 30, हर वीडियो में मैं आपको ये बात बोलता हूँ, जिन बच्चों को 30 तक एटॉमिक नंबर याद हो गए उनकी आधी केमिस्ट्री तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो इसके बाद वाली वीडियोस रहने वाली है उसमें आपको इन एटॉमिक नंबर का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों मेरे को आयरन का एटॉमिक नंबर कमेंट बॉक्स में पिन करो। आयरन का एटॉमिक नंबर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो कितना रहता है। मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं क्योंकि हर वीडियो में बोलता हूं आपको 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लो, ठीक है। तो इसका वेट कितना रहता है आपके पास, आयरन का वो रहता है आपके पास 55.8। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.141। कैलकुलेशन में आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद ही पेपर में भी खुद ही करनी है और यहाँ भी खुद करनी है। ऐसे जनरल आइडिया दे सकता हूँ आपको, 785 डिवाइड बाय 58 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, बाकी इनको आपस में डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। जब भी आपने मास ऑफ एटम निकालना, आपने एक फार्मूला याद रखना है। मास ऑफ एटम निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना है, सिंपल से न्यूमेरिकल दोस्तों, और एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एटम निकालना आपको सिल्वर का। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 108 रहता है। डिवाइड सिल्वर, आपने अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने सर 30 तक बोला था और इतने बड़े न्यूमेरिकल दे दिए। सिल्वर, गोल्ड, जिंक, मरकरी, इन सब के एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लेना। कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर है जो कि जीनॉन, ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है जो कि आपको पेपर में इन्हीं में से पूछा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर होते हैं जिनसे पूछा जाता है। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 108 रहता है, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड मैं नहीं करूंगा, आपने खुद ही कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला, कैलकुलेट द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ C6H12O6। तो C6H12O6 किसका फॉर्मूला रहता है आपके पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है, C6H12O6। तो ये फॉर्मूला किसका आपके पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसके हमारे को मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की। पहले इनका दोस्तों आप मोलर मास निकालिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में ही आंसर देंगे। वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में इसलिए मैं आंसर देने, आप बोलेंगे कि बार बार कमेंट बॉक्स में आंसर देने को बोल रहे हैं, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है आपका, 12 रहता है। कितने एटम इसके, 6, तो 12 मल्टीप्लाई 6। हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ऑक्सीजन का कितना रहता है आपके पास, ऑक्सीजन का रहता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, 180 आपके पास आ जाएगा। ये इसका क्या रहता है, मोलर मास निकालता है। आपने परसेंटेज निकालनी है किसकी, कार्बन की क्या निकालनी है आपने, परसेंटेज निकालनी है कि इस फार्मूले में कार्बन की कितनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कितने कार्बन के कितने मॉलिक्यूल से पहले आपको पता होना चाहिए। 12 कितना मास कार्बन का, 12 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 कितना, 12 6 72, 12 6 72, डिवाइड बाय टोटल कितना मास इनका 180 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कार्बन की परसेंटेज निकल गई। वही आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे, 12 मल्टीप्लाई 1 कितना है 12, डिवाइड बाय कितना 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वहीं अगर ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 6 96
डिवाइड बाय कितना 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। सॉरी। तो ऐसे हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज तक इससे एक बार दो बार ही क्वेश्चन आया है, पर मेरा टारगेट दोस्तों आपका 30 आउट ऑफ 30, आपको 30 आउट ऑफ 30 नंबर लेने हैं। तो यही मेरा टारगेट रहता है। हम कुछ भी आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको ज्यादा डिटेल भी में भी नहीं कराएंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं वही हम करवाएंगे। तो आपको जनरल बता दूं, मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस रहता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है दोस्तों, जैसे आपने ग्लूकोज का किया, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, C6H12O6। जो इसके एक्चुअल एटम्स है ग्लूकोज के, वो क्या है दोस्तों, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो इसके एक्चुअल एटम है। बट जब हम इससे दोस्तों देखो, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 6 है। जब हम इससे 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, C बच जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, H2 बच जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो ऑक्सीजन बच जाएगा। तो जो ये रेशो में आया, तो ये क्या बना दोस्तों, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बना। ये क्या बना, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बना। तो आपको मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस रहता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, उसके एक्चुअल एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, आपको उसके एक्चुअल एटम, ये याद रखना आपने, एक्चुअल एटम जो प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। बट जब हम सिंपल होल नंबर रेशो में हम उसको ले लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। तो ये रिलेशन आपने लर्न कर लेना। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला का रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला। तो आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल हम करेंगे जहां आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रखा है मैंने, तो इसको हम यही डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, क्वेश्चन में देखो दोस्तों, एक तो आपको पहले से मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, क्वेश्चन में पहले से ही आपको क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कितना, 78। पहला को चीज, क्वेश्चन की पहले जो गिवन चीजें देख, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको कितना, 78। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 92.4% और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 7.6%। तो आपने जल्दी से टेबल बनाना है। टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, कार्बन लिखा, कार्बन के साथ क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा, साथ में उनकी क्या लिख दी, परसेंटेज लिख दी। यहाँ पे भी इसकी क्या लिख दी, परसेंटेज लिख दी। उसके बाद लिखेंगे हम एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 12 रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 1 रहता है। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया भाई। इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 92.4 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 7.7 आ गया। 7.6 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया, 7.6 आ गया। यहाँ पे 7.7 आया, 7.6 आया। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे जल्दी से बताओ 7.7, 7.7 और 7.6, 7.7 और 7.6 में कौन छोटा है, 7.7 और 7.6 में कौन छोटा है, 7.6 छोटा है। जो छोटा होगा उससे हम दोबारा डिवाइड करेंगे, जो छोटा होगा उससे हम क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे। तो यहां हमने क्या कर दिया, दोबारा डिवाइड कर दिया। छोटा कौन सा था दोस्तों, 7.6 छोटा था। तो जो आंसर आपके पास आया था, आंसर यहाँ कितना आया था, 7.7 आया था। 7.7 को हमने किससे डिवाइड किया, दोबारा से जो छोटा था 7.6 से डिवाइड कर दिया। वहीं इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, 7.6 से डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर लगभग 1.01 आया। इसका आंसर क्या है, हमारे पास 1 आया। तो ये सिंपल होल रेशियो में आ गया 1 और 1। तो ये आपके पास कुछ स्टेप रहते थे। स्टेप सिंपल से स्टेप है दोस्तों। परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। एटॉमिक मास आप सभी को पता होते हैं, ठीक है। उससे हमने, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने उसके एटॉमिक मास और उसको जो परसेंटेज दे रखी थी उसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया, उन दोनों में देखा हमने छोटा कौन सा है, 7.7 छोटा है कि 7.6 छोटा है। तो जो छोटा होगा उससे हम दोबारा डिवाइड करेंगे। तो 7.6 छोटा था तो उससे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास 1.01 आया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास एक रेशो में आ गया। तो इसमें हमारे को पता चला कि कार्बन की रेशो कितनी आई, 1 आई, और हाइड्रोजन की रेशो भी कितनी आई, 1 आई। मतलब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला, ये दोस्तों क्या निकला हमारे पास, इंपीरिकल फॉर्मूला निकला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकला इसका, CH।
जो इसके पास अगर वहां पे कार्बन की मान लेते 3 आ जाती, हाइड्रोजन की यहाँ पे 8 आ जाती, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाता, C3H8 बन जाता। पर यहाँ पे कार्बन की कितनी आई, 1 आई है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी आई, 1 आई है, तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास, CH बन गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें। नेक्स्ट निकालेंगे हम इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का दोस्तों सिंपल सा आपको फॉर्मूला है, ठीक है। एन क्या होता है हमारे को, मैंने आपको रिलेशन बताया था, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है, यहां आप देख पा रहे होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा आपको, मॉलिक्यूलर मास पहले से दे रखा क्वेश्चन में, कितना दे रखा है आपके पास, 78 दे रखा है। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दे रखा है आपके पास, 78 दे रखा है, तो मैंने 78 दिया। डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला कितना आया था दोस्तों आपके पास, कार्बन और CH आया था। इंपेरिकल फार्मूला क्या आया था आपका, CH आया था, तो कार्बन का मास कितना रहता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना रहता है दोस्तों 1, तो इनको प्लस कर देंगे तो 12 + 1 कितना आता है आपके पास 13 आ गया। तो डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो 13 6 था, कितना होता है आपके पास 78 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। अब जो n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से एक बार पीछे वीडियो करके दोबारा से एक बार वीडियो को देख लो, पर कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर n की वैल्यू 6 आती है, अब जो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला था, इंपेरिकल फार्मूला क्या था आपका C6 था, और n की वैल्यू कितनी आई 6 आई, इस 6 से इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो C6H6, तो ये क्या आपके पास क्या आ गया, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो यही आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कितना यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 आपके पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये जो कुछ स्टेप है ये आपको क्या करने दोस्तों, लर्न कर लेने की क्या क्या हुआ। तो सिंपल से स्टेप है, इतने मुश्किल स्टेप नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल स्टेप है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए है, इस न्यूमेरिकल में दोस्तों आपको नहीं करवाऊंगा, यहां तक आप खुद करोगे। अब यहां तक 1.25 और 1.88, इन दोनों में दोस्तों छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है आपके पास 1.25 है, तो जो छोटा होता है उससे क्या करते हैं हम दोबारा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया किससे, दोबारा से 1.25 को, तो यहाँ पे आपके पास 1 आया, और यहाँ पे क्या आया आपके पास 1.50 आया। ध्यान रखना दोस्तों, आयरन कितना है आपके पास 1 आया, ऑक्सीजन कितना आया 1.5 आया। अब जो 1.5 ये होल रेशो में नहीं है, मतलब डेसिमल में है, तो इसको सिंपल होल नंबर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये किस में आ रहा है हमारे पास, होल रेशो में आ रहा है। दोस्तों चांस बहुत कम है इससे न्यूमेरिकल आने के, बट मेरा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। तो आप दोस्तों अगर पढ़ोगे अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपके 30 आउट ऑफ 30 जरूर आएंगे। तो ये कितना बन गया, आयरन आपके पास 2 बन गया। तो जो ये आपके पास अब क्या इंपेरिकल फार्मूला कितना आ गया आपके पास, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इंपेरिकल फार्मूला कितना आ गया आपके पास, आयरन कितने आपके पास 2, तो Fe2, ऑक्सीजन कितने आपके पास 3, तो क्या फार्मूला आ गया Fe2O3। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें। मैं आपको बार बार बोलता हूं, कोई भी फीडबैक देना हो, कुछ भी आपको अगर गंदी भी वीडियो लग रही है तो आप हमें फीडबैक जरूर दे। आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तब भी हमें फीडबैक दे, गंदी लग रही है तब भी आप हमें फीडबैक दे। तो फीडबैक आपका हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो हमें फीडबैक जरूर दे। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी और मोलैरिटी, तो बार बार आपको नहीं करवाऊंगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी लास्ट बार है। इसके आगे एक और वीडियो आएगी सॉल्यूशन में, उसमें भी आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी है, तो इतना मैं आपको नहीं करवाने वाला। तो यही आप एक बार फिर से पढ़ ले। मोलैलिटी क्या आपके पास, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दोस्तों किसका वेट चाहते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट का चाहिए। यही आपको मोलैरिटी भी पढ़ा देता हूँ, साथ साथ ही आपको दोनों पढ़ा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मोलैलिटी क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वही मोलैरिटी क्या होता है दोस्तों, सेम जो ऊपर है, अपॉन से ऊपर क्या था नंबर ऑफ मोल, अपॉन से ऊपर क्या था नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे दोस्तों वेट नहीं होता, यहाँ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ। एक और बात, यहाँ पे दोस्तों क्या था सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या था सॉल्वेंट, इस बात का हमेशा याद रखना। यहाँ क्या आपके पास सॉल्यूशन, दोनों में दोस्तों डिफरेंस मैंने बता रखा है। यहाँ पे क्या आपका सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
ये क्या रहता है आपके पास, मोलैलिटी रहता है। तो आपका सॉरी दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी आप सभी को पता है दोस्तों, क्या रहता है, गिवन मास जो कि क्वेश्चन में पहले से दे रखा होता है, मोलर मास जो आप सभी को आता है, गिवन मास, मोलर मास क्या होता है दोस्तों, मान लो H2SO4 था, तो इसका मोलर मास कितना आया था आपके पास, 98 आया था। कैसे आया था, सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो ये आपके पास आया था। तो नेक्स्ट आपके पास इसका एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको खुद करवाऊंगा, क्योंकि आप जिन बच्चे ये न्यूमेरिकल खुद करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करें। अगर आप इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करोगे तो आपकी उतनी ही प्रैक्टिस होगी। और मोलैलिटी वाला जो न्यूमेरिकल रहता है वो हमेशा कंफ्यूज पैदा करता है, क्योंकि वहां पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, सॉल्वेंट लेते हैं, ना कि सॉल्यूशन लेते हैं। तो जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप जल्दी से मुझे पहले सॉल्यूट बताएं, सॉल्यूट क्या है जो कम मात्रा में होगा, तो सॉल्यूट क्या है, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट जो कि कितना आपके पास 20.7 ग्राम है। यहाँ पे दोस्तों किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, जो कि कितना 500 ml है। मतलब ये क्या दे रखा है आपके पास, सॉल्यूशन दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपका, सॉल्यूशन दे रखा है, कितना 500 ml। तो ml को हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो 500 क्या दे रखा है आपका, सॉल्यूशन दे रखा है। अब आपको मोलैलिटी, यहाँ पे क्या बोला, आपको मोलैलिटी निकालने को बोला है। तो मोलैलिटी निकालने को आपको क्या पता होना चाहिए, सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों, अगर आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो 500 माइनस 20.7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो जल्दी से इसको माइनस करके मुझे बताएं कितना इसका आंसर आएगा। तो सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब भी आप इसको माइनस करोगे ये आएगा आपके पास 479.3 ग्राम। तो ये आ गया आपका सॉल्वेंट। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों मोलैलिटी का, क्योंकि जो इससे अगला न्यूमेरिकल है वो आप खुद सॉल्व करोगे। इससे अगला न्यूमेरिकल आपको मोलैलिटी से होगा, वो आप खुद सॉल्व करोगे। वो मैं आपको स्क्रीन पर भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जितने आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। तो मोलैलिटी क्या रहता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स निकालें, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी दोस्तों मोलैलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। और यहाँ पे किस में ले रखा है हमने, ग्राम में ले रखा है। तो इसके केजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 479.3 ग्राम डिवाइड बाय 1000। तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास, 0.4793 केजी आ जाएगा। तो इसको हमने केजी में भी कन्वर्ट कर लिया। तो इसको आप अपने पास लिख ले। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, गिवन मास, बार बार नहीं कराऊंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमेशा क्वेश्चन में दे रखा था। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 20.7 ग्राम। तो 20.7 डिवाइड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या रहता है, K2CO3 रहता है। तो इसका जल्दी से मोलर मास निकालिए दोस्तों। पोटेशियम का कितना रहता है आपका 39 मल्टीप्लाई कितने, 2 मॉलिक्यूल, तो 39 मल्टीप्लाई 2। कार्बन का कितना रहता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है 16 मल्टीप्लाई 3, जो कि आपके पास 138 आ जाएगा। तो मोलर मास कितना है इसका, 138 आया। तो 20.7 डिवाइड बाय 138, जो कि आपके पास आने वाला है 0.149। तो ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, 0.149 क्या आ गया आपका, मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए कितने, 0.149 डिवाइड बाय क्या होता है दोस्तों, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आपके पास, यहाँ हमने केजी में कन्वर्ट कर रखा है। देखो दोस्तों यहाँ हमने क्या रखा, केजी में कन्वर्ट कर रखा है। तो केजी में हमारे को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आपके पास 0.4793 तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0.310 मोलैलिटी को हम छोटे m से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका मोलैलिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या रहता है हमारे पास मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो सॉल्यूशन किस में रहता है, लीटर में रहता है। तो ये आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करो जल्दी से दोस्तों, जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा आंसर भी आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां पे पिन कर दूंगा इसका आंसर। तो जल्दी से मुझे बताए कि इसका आंसर आपके पास कितना आया। आपके पास 2.46 मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले आप ये लिख लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन इन केजी। तो मोलैरिटी निकालने का ये फॉर्मूला रहता है। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 2.46 डिवाइड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना रहता है 40, ठीक है, ये आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो 100 ग्राम दिया, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 कट गई, 1/10, 1/10 को कितना लिख सकते हैं हम 0.1 kg, तो डिवाइड बाय 0.1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे दे। नेक्स्ट आपके पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या रहता है आपके पास दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई तो क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे। तो आपके मेरा टारगेट जो है इस बार वो है 30 आउट ऑफ 30 आपके मार्क्स। 30 नंबर की केमिस्ट्री आती है मेडिकल वालों को भी और नॉन मेडिकल वालों को भी। तो मेरा टारगेट रहेगा कि आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। तो ये मेरा टारगेट है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। मतलब अगर आपके पास कोई एक मोल, मान लो 2 कंपाउंड दिए ए और बी, तो आपको निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सॉल्यूशन वाली वीडियो में मैं आपको, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ आपको फार्मूला बता देता हूं, अगले वीडियो में आप खुद उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आपको निकालेंगे डिवाइड बाय, पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी आपने निकाले, ठीक है। दोस्तों आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा। गिवन मास, कम से कम आपको 10 बार ये फॉर्मूला बता चुका हूं, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बी। तो इसको क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे। अगर आपको बी के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा होगा क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बी, इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसका न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। तो नेक्स्ट आपके पास नॉर्मेलिटी। तो इसका न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है, बार बार नहीं करवाऊंगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है आपके पास, तो नॉर्मेलिटी होता है आपके पास, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या रहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके दोस्तों, सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, आपको ये भी बताया था मैंने, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर क्या रहता है आपके पास, मान लो आपके पास कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपके पास बेस है, ठीक है दोस्तों। तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव पे। तो एक ही OH नेगेटिव बन रहे क्योंकि बेस से तो OH नेगेटिव बनते, तो बेस से तो एक ही OH नेगेटिव बन रहे, तो इसका एक्स फैक्टर कितना रहेगा 1 रहेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना रहता है दोस्तों 40 रहता है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। वैसे ही सेम दोस्तों अगर मैंने पूछा आपके पास कि आप मुझे निकालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं, तो इसका आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको मोलर मास निकालेंगे। और अब मैं मोलर मास नहीं बताऊंगा कैसे हम निकालते हैं, बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों मोलर मास हम कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्स फैक्टर कितना रहेगा दोस्तों, तो ये किस में टूटेगा, CH2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। यहाँ पे OH नेगेटिव कितने बनेंगे दोस्तों 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 लगा है, तो यहाँ पे जो एक्स फैक्टर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, तो डिवाइड बाय 2। तो मोलर मास निकालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे किसी, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो सेम
मोलैरिटी में रहता है वही इसमें क्या रहता है, नॉर्मेलिटी में रहता है। तो वॉल्यूम लेंगे हम सॉल्यूशन का, डिवाइड कर देंगे उसको लीटर में, ठीक है। एक और फैक्टर आपको बता दूं, लास्ट हमारा टॉपिक रहा, बस 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो रहेगी दोस्तों, कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। और ये क्या रहता है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मोलैरिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम होती रहेगी। और जो मोलैलिटी होता है दोस्तों, मोलैलिटी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और जो आपका नॉर्मेलिटी रहता है दोस्तों, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जिसमें भी दोस्तों हम वॉल्यूम लेते हैं, हमेशा याद रखना, जिसमें भी हम वॉल्यूम लेंगे वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जो भी नॉर्मेलिटी क्या रहता है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक मोलैलिटी, इसमें क्या लेते हैं दोस्तों, हम वेट लेते हैं, वॉल्यूम नहीं लेते। तो वेट हमेशा कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता आपका। तो इसीलिए हमारे पास मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहती है। यही दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो आपके पास मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, मोल फ्रैक्शन वो भी कभी भी वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं किसके, टेम्परेचर के, इंडिपेंडेंट रहते हैं किसके दोस्तों, टेम्परेचर के। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं रहती। ये क्वेश्चन भी आपको आया था, वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक दे रखा था आपका मोलैरिटी, एक दे रखा था मोलैलिटी, मोलैलिटी हम छोटे m से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी n, ठीक है, और एक दे रखा था आपका मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई से डिनोट करते हैं। तो बताओ इन चारों में से किसकी यूनिट नहीं होती? तो किसकी यूनिट नहीं होती दोस्तों, आपके पास मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए हमने फिजिक्स का भी 25 डेज क्रैश कोर्स लेके आए हैं। और दोस्तों फिजिक्स का मैं आपको बता दूं, टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यू पहले से अरेंज किए हुए हैं। आप जल्दी से आप हमारी उन वीडियोस को देखें, आपके फिजिक्स में भी 30 आउट ऑफ 30 आने के चांस बने रहेंगे। तो आपके दोस्तों देखो 30 आउट ऑफ 30 केमिस्ट्री में भी आपके चांस है, मतलब 25 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, ना ही केमिस्ट्री में ना ही फिजिक्स में, अगर आप हमारा कंटेंट अच्छे से पढ़ते हो। वैसे ही आपके लिए हमने साइकोलॉजी की सीरीज भी लेके आए हैं, वो भी दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज है वो आपको स्पेशल एचपी टैट को देख के ही बनाई गई है, क्योंकि सेंटर की साइकोलॉजी हमेशा अलग आती है एचपी टैट से। तो एचपी टैट की साइकोलॉजी को देख के ही वो वीडियो बना रखी है। तो आप हमारी साइकोलॉजी की वीडियो भी देख सकते हैं। और हमने मैथ का कोर्स भी आपको लेके आए हैं, जो कि आपको उसमें जितनी ज्यादा आप मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। तो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ की वीडियो भी देख सकते हैं। और जीके, हिमाचल जीके की भी आपको लिए वीडियो लेके आए हैं हम, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख रख सकते हैं। तो आपकी पूरी फुली प्रिपरेशन हम आपके एचपी टैट के लिए करवा रहे हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए। जल्दी हमारा बायो का कंटेंट भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस रहने वाला है। वो भी आपको बायो का कंटेंट भी हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट में जल्दी ही हम बायो का कंटेंट भी आपको लेके आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।